सेकंड लॉ वेरीफाई करवाना था। अच्छा अच्छा। हाँ भाई, किरचॉफ का सेकंड लॉ वेरीफाई करना है अपन को। देखो तो क्या था, अपन ने ऐसे लिख रखा है, क्वेश्चन चेक करो एक बार। किरचॉफ का जो द्वितीय नियम है, किरचॉफ सेकंड लॉ है, वो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ को सेटिस्फाई करता है। ये लिख रखा है क्या, किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण नियम को संतुष्ट करता है। ये लाइन लिख रखी है। अब अपन कैसे वेरीफाई करेंगे इस बात को। यूज में तो अपन को लेना है किरचॉफ का सेकंड लॉ, और वेरीफाई क्या करना है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। तो लिखो, लिखो भैया, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ डालो हेडिंग, ऊर्जा संरक्षण का नियम, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो, ऊर्जा संरक्षण नियम की अवधारणा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण नियम की अवधारणा के अनुसार, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण नियम की अवधारणा के अनुसार, ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। एनर्जी का न तो प्रोडक्शन किया जा सकता, न ही डैमेज किया जा सकता। ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता। एनर्जी का न तो प्रोडक्शन किया जा सकता और न ही डैमेज किया जा सकता। एनर्जी ओनली एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। ऊर्जा केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है। अर्थात इट मीन्स करके लिखो, एनर्जी इज ए कंजर्व क्वांटिटी, अर्थात ऊर्जा एक संरक्षित राशि है। एनर्जी इज ए कंजर्व क्वांटिटी, ऊर्जा एक संरक्षित राशि है। आपने इस पूरी कहानी में क्या बोला, इधर देखना, जो एनर्जी है, जैसे अपन यू से नोट कर रहे हैं, तो ये एनर्जी कैसी राशि होती है, कांस्टेंट क्वांटिटी होती है। कांस्टेंट का मतलब है कि अपन बेटा एनर्जी को चेंज इस प्रकार नहीं कर सकते। किस प्रकार चेंज नहीं कर सकते, ध्यान से समझने का प्रयास करो बेटा। जैसे अपने पास एनर्जी है, अपन ने उसका प्रोडक्शन कर दिया, नहीं आया समझ में, या उसको डैमेज कर दिया, ऐसे नहीं। हाँ, चेंज इस प्रकार कर सकते हो, काइनेटिक को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, पोटेंशियल में, और पोटेंशियल को किस में कन्वर्ट कर सकते हो, काइनेटिक में। गतिज ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, मतलब उसका रूप परिवर्तन कर सकते हैं, उसकी फॉर्म को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसका प्रोडक्शन और उसको डैमेज नहीं कर सकते, ये बोला है अपन ने। ये लिख दो, यू बराबर कांस्टेंट। तो ये आपको वेरीफाई करना है, लेकिन यूज में क्या लेना है अपन को, लिखो तो प्रूफ। लिखो प्रूफ, वी नो दैट, हम जानते हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियम से, प्रूफ में लिखो वी नो दैट फ्रॉम किरचॉफ सेकंड लॉ, हम जानते हैं कि किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होता है। किरचॉफ का द्वितीय नियम सही लिखा है अपन ने, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक वोल्टेज इज जीरो, यही होता है कि चेक करना। अरे कल पढ़ाया था अपन ने, वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, जीरो होता है, यही होता है ना। अब वोल्टताओं का बीजगणितीय योग जीरो है, तो जीरो एक कांस्टेंट क्वांटिटी तो है, कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट। तो अपन ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि V का मतलब वोल्टेज, और कैसी क्वांटिटी है, कांस्टेंट है। इक्वेशन सेकंड लिखो, लिख दिया। इसके बाद अपन ने पोटेंशियल के बारे में पढ़ा था, विभव के बारे में। तो पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या कहती है, V क्या होता है, द रेशियो ऑफ वर्क डन एंड चार्ज, यही तो होता है। भी चेक करो सही लिखा है क्या। यहाँ पर यदि अपन क्या करते हैं बेटा, जो अपना ये टेस्ट चार्ज है, परीक्षण आवेश है, यदि अपन इसको यूनिट कर दें, कितना कर दें, यूनिट,
तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेक करो सही लिखा है क्या। ये कहां से लिखा है, अपन ने 10th क्लास में 12th क्लास में डेफिनेशन पढ़ी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। विद्युत विभव की परिभाषा यही तो होती है, V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन क्यू नॉट। और क्यू नॉट क्या होता है यहाँ पे, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश होता है ना। और परीक्षण आवेश को क्यू नॉट को अपन ने कितना मान लिया, 1 कूलम मान लिया। तो यहाँ पे W अपॉन 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, V इक्वल टू W। आगे बात समझ में, करो नोट। विद्युत विभव की परिभाषा से लिखो, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव की परिभाषा से, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये लिख दो V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, विद्युत विभव की परिभाषा से। ये लिखो बेटा V इक्वल टू W अपॉन क्यू नॉट, पोटेंशियल की डेफिनेशन से। और क्यू नॉट अपन ने कितना कर दिया, 1 कूलम। ये लिख दो V इक्वल टू W, लिख दिया। इसके बाद लिखो फ्रॉम, लिखो बेटा फ्रॉम मैकेनिकल फिजिक्स, यांत्रिकी भौतिकी से, फ्रॉम मैकेनिकल फिजिक्स, फर्स्ट ईयर में पढ़ी थी ना मैकेनिक्स, फ्रॉम मैकेनिकल फिजिक्स, यांत्रिकी भौतिकी से। अब मैकेनिक्स क्या बोलती है, जो वर्क है वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी की फॉर्म में। मतलब मैकेनिक्स क्या कहती है, जो कार्य होता है वो ऊर्जा का ही एक रूप होता है, यही तो मैकेनिक्स कहती है। वर्क इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, कोई भी किया गया कार्य है वो किसका रूप होता है, ऊर्जा का रूप होता है। यदि बेटा मैं ये मैकेनिक्स से लिख सकता हूं कि जो वर्क है वो एनर्जी की फॉर्म है, तो इधर देखना, यहाँ पे मैं W की वैल्यू पुट करूं इक्वेशन 4 से, तो समीकरण 3 और 4 से क्या लिख सकते हैं बताना, फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th क्या लिख सकते हैं, P इक्वल टू Q लिख सकते हैं। हाँ भाई, एक मिनट, इक्वेशन नंबर सेकंड को देखना, V क्या है, कांस्टेंट। तो यहाँ पे इक्वेशन सेकंड लगाएं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड क्या बोल रहा है, V क्या है, कांस्टेंट। तो U भी क्या हो जाएगा, चेक कर लो, आपको यही वेरीफाई करना था कि एनर्जी कांस्टेंट होती है, इसका यूज करते हुए KVL का। लिखो यहां से, लिख दिया यांत्रिकी भौतिकी से, फ्रॉम मैकेनिकल फिजिक्स, W इक्वल टू यू, इक्वेशन 4 दे दो, फ्रॉम मैकेनिकल फिजिक्स, यांत्रिकी भौतिकी से, और W इक्वल टू यू, और फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, समीकरण 3 और 4 से V इक्वल टू यू दे दो, और फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या बोल रहा है, V कांस्टेंट है, V कांस्टेंट है तो U भी कांस्टेंट होगा। लिख दिया, नीचे लिख दो, हाँ V बराबर, हाँ तो भी बात एक ही है, तो U क्या है, एनर्जी, हाँ तो हाँ बिल्कुल हो सकती है, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, तो डिफरेंस क्या आ रहा है, क्यू क्या है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी तो है, जितनी काइनेटिक एनर्जी थी वो पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है। एक मिनट पेशेंस रखना भाई तुम लोग, हाँ भाई यहां तक क्लियर हो गया अपना, नीचे लिख दो, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, दिस इज एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है,
यही ऊर्जा संरक्षण का नियम है, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है। अच्छा, चलो अब आगे चलते हैं। बेटा ये टॉपिक अपना वेरी वेरी मोस्ट अपन जो स्टडी कर रहे हैं अब, और ये क्या कर रहे हैं अपन, ध्यान सुनना। सबसे पहले हमने बेसिक्स पढ़ा है, तो अपना यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का बेसिक्स कंप्लीट हो जाता है। अब यहां से अपना चैप्टर मेन रूप धारण करता है। ये है अपना इंपॉर्टेंट पार्ट, डालो हेडिंग। देखो बेटा, किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ सर्किट, एनालिसिस ऑफ सर्किट with the help of Kirchhoff law, with the help of Kirchhoff law, किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथों का विश्लेषण, किरचॉफ के नियमों की सहायता से परिपथों का विश्लेषण, एनालिसिस ऑफ सर्किट्स विद द हेल्प ऑफ किरचॉफ लॉ, लिख दिया। अब सुनो, अपन बेटा किरचॉफ लॉ को यूज में लेंगे। यूज में क्या लेंगे, किरचॉफ के नियम, और उनके द्वारा सर्किट को सॉल्व करेंगे। तो सर्किट को सॉल्व करने के दो मेथड हैं। क्यों दो मेथड हैं, किरचॉफ के नियम कितने हैं, दो नियम है। अपन ने पढ़ा है किरचॉफ का फर्स्ट लॉ करंट का लॉ है, धारा का नियम है, और किरचॉफ का द्वितीय नियम वोल्टेज लॉ है। तो दोनों नियमों पर आधारित दो विश्लेषण प्रमेय हैं। एक विश्लेषण प्रमेय का नाम है लूप एनालिसिस थ्योरम, लूप विश्लेषण की प्रमेय, और दूसरी थ्योरम का नाम है नोड एनालिसिस थ्योरम। क्या नाम है, नोड एनालिसिस थ्योरम। समझ में आ गया। देखो, जटिल परिपथों को हल करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का सॉल्यूशन करने के लिए, जटिल परिपथों का हल करने के लिए किरचॉफ के नियमों पर आधारित, जटिल परिपथों का हल करने के लिए, कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का सॉल्यूशन करने के लिए किरचॉफ लॉ पर बेस टू एनालिटिक थ्योरम है। किरचॉफ के नियमों पर आधारित दो विश्लेषण की प्रमेय हैं। किरचॉफ के नियमों पर आधारित दो विश्लेषण की प्रमेय हैं। कितनी एनालिसिस थ्योरम है भैया, हाँ भाई, दो विश्लेषण की प्रमेय कौन कौन सी है। फर्स्ट लिखेंगे आप लूप एनालिसिस थ्योरम, लूप विश्लेषण की प्रमेय, लूप विश्लेषण की प्रमेय, लूप विश्लेषण की प्रमेय। और सेकंड पॉइंट में लिखेंगे नोड एनालिसिस थ्योरम, नोड विश्लेषण की प्रमेय, नोड विश्लेषण की प्रमेय। इनमें भी नोड शब्द लिखो, वैसे एनओडी ही होता है, ठीक है। नोड विश्लेषण की प्रमेय, नोड को संधि बोलते हैं हिंदी में, लेकिन एग्जाम में नोड शब्द लिखा आता है। ठीक है, पेपर आएगा ना, उसमें भी नोड विश्लेषण की प्रमेय लिखा आएगा, लिख दिया। जैसे लूप को अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, पास, बट एग्जाम में लूप ही लिखा आता है वहां पे भी, ठीक है। तो दो थ्योरम है, एक लूप एनालिसिस थ्योरम और दूसरी कौन सी है, नोड। तो फर्स्ट हेडिंग डालो लूप एनालिसिस थ्योरम, और इस पर वेरी वेरी मोस्ट लगा लो, लूप विश्लेषण की प्रमेय। एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट है भाई, और समझना भाई ना, अच्छे समझने का प्रयास करना। लूप एनालिसिस थ्योरम, सबसे पहले ध्यान सुनो, जो लूप एनालिसिस की थ्योरम है ये किरचॉफ के सेकंड लॉ पर बेस है। लूप में कौन सा लगता है, किरचॉफ का सेकंड लॉ। तो ये बात ध्यान सुनना, ये थ्योरम किरचॉफ के कौन से लॉ पर बेस है, सेकंड। इसका यूज क्या है, क्या काम करती है, कि बेटा जो लूप है उस लूप के अंदर करंट निकालेगी। जैसे अपने पास, समझने का प्रयास करो, ये लूप है, ये फर्स्ट लूप मान लेते हैं, इसको सेकंड लूप मान लेते हैं। ये लूप है, लूप क्या होता है, क्लोज इलेक्ट्रिक सर्किट, बंद विद्युत परिपथ को क्या बोलते हैं अपन, लूप। अब आपको ये लूप दिखाई दे रहा है, क्या आपको ये लूप दिखाई दे रहा है। अब इनमें करंट निकालना है अपन को, क्या निकालना है, जैसे यहाँ पे मान लेते हैं I1 करंट का फ्लो हो रहा है इस लूप में, इसमें I2 करंट का फ्लो हो रहा है,
और आपको ये इलेक्ट्रिक करंट कैलकुलेट करना है, तो उस समय अपन कौन सी थ्योरम का यूज करेंगे? लूप एनालिसिस थ्योरम का। लूप एनालिसिस थ्योरम समझ में आ गई? सबसे पहले किस नियम पर बेस है? किरचॉफ सेकंड लॉ पर बेस है। दूसरी बात बेटा, यहां पे ये लूप में करंट कैलकुलेट करेगी, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ये बेटा जो लूप डिजाइन होगा, मतलब यहाँ पे जो सर्किट बना होगा, ये सर्किट इंपीडेंस से डिजाइन होगा। किससे डिजाइन होगा? प्रतिबाधाओं से निर्मित होना चाहिए परिपथ। किससे बनना चाहिए? जेड जानते हो, जेड पढ़ाया था ना, इंपीडेंस से डिजाइन होना चाहिए। ये फर्स्ट क्लास में पढ़ाया था, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको पढ़ा देंगे। प्रतिबाधाओं से निर्मित होना चाहिए, ठीक है। तो लिखो, लूप विश्लेषण की प्रमेय लिखना है, स्टार्ट करो। हेडिंग डाल दी ना लूप विश्लेषण की प्रमेय, उसमें लिखो लूप एनालिसिस थ्योरम किरचॉफ के सेकंड लॉ पर बेस है। लूप विश्लेषण की प्रमेय किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। लूप विश्लेषण की प्रमेय किरचॉफ के द्वितीय नियम पर आधारित है। लिख दिया। इस प्रमेय के द्वारा लूप में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। इस प्रमेय के द्वारा लूप में विद्युत धारा के मान की गणना की जाती है। इस लाइन को हाईलाइट कर देना, अंडरलाइन। इस प्रमेय के द्वारा लूप में इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कैलकुलेट की जाती है। लूप में विद्युत धारा के मान की गणना की जाती है। लिख दिया। लिखो, जटिल परिपथ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट इंपीडेंस जेड से डिजाइन होता है। जटिल परिपथ प्रतिबाधाओं जेड से, जटिल परिपथ प्रतिबाधाओं जेड से निर्मित होता है। जटिल परिपथ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट इंपीडेंस जेड से डिजाइन होता है। जो उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, वो जो निर्मित होता है, बना होता है, वो किससे बना होता है? जेड से। इधर देखो कैसे, बोर्ड पे देखो। अब नोटबुक बंद कर दो और संपूर्ण ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, समझने का प्रयास करना। इधर देखो, एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की इमेज करते हैं अपन, एक जटिल परिपथ मान लेते हैं। इधर देखो, ये नामकरण तुम तुम्हारे हिसाब से कैसे भी कर सकते हो। जैसे मैंने Z1 Z2 Z3, Z1 इसे दे दो, Z2 इसे दे दो, Z3 इसे दे दो, Z4 Z5, जैसी तुम्हारी इच्छा। तुम ध्यान से देखो, तुमको यहाँ पे एक सर्किट दिखाई दे रहा है क्या बेटा? इधर देखो, इस सर्किट में अपन बात करें तो 3 लूप हो गए। ये फर्स्ट लूप, ये सेकंड लूप और ये थर्ड लूप। ये सर्किट एक्टिव रीजन में वर्क करे, सक्रिय क्षेत्र में कार्य करे, इसलिए अपन ने यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। क्या ये लगा रखी बैटरी? कितने वोल्टेज की बैटरी लगा दी? ई वोल्टेज की एक बैटरी है, ठीक है। यहाँ से इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, तो अपन ये कह देते हैं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो हो रहा है, ये फर्स्ट लूप है क्या? तो फर्स्ट लूप में जो फ्लो करंट है वो अपन ने कितना मान लिया? I1। प्रथम लूप में प्रवाहित धारा कितनी मान ली? फर्स्ट लूप में I1 करंट फ्लो रहा है भाई, ये फर्स्ट लूप हो गया। और सेकंड लूप में फ्लो करंट कितना मान लिया अपन ने? I2। और थर्ड लूप में फ्लो करंट अपन ने क्या मान लिया? I3। बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले अपन एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट मान लिया, एक जटिल जाल है। और ये कॉम्प्लिकेटेड सर्किट आप ध्यान से देखो तो Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 इंपीडेंस से मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। सर हम 2 लूप माने तो 2 मान लो, कौन मना कर रहा है? सर हम 4 लूप माने तो 4 मान लो, जैसी तुम्हारी इच्छा, ठीक है। हम यहाँ पे केवल ये समझाना चाह रहे हैं कि लूप एनालिसिस थ्योरम में जो लूप विश्लेषण प्रमेय है, उसके द्वारा लूप में करंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। समझ में आ गया?
अपन क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, करंट, इसमें लूप में, इस थ्योरम से, लूप एनालिसिस थ्योरम से। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अपन ने सबसे पहले यहाँ पे 3 लूप मान लिए। फर्स्ट लूप में फ्लो करंट कितना है, I1, सेकंड में फ्लो करंट, और थर्ड में क्या मान लिया। और ये जो लूप है, ये जो कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग किया गया है, डिजाइन किया गया है, ये किस सीमित है, Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 इंपीडेंस से मैन्युफैक्चरिंग किया गया है। आगे समझ में, बनाया गया है, मैन्युफैक्चरिंग का मतलब बनाया गया है। इसके बाद इसको एक्टिव रीजन में वर्क कराने के लिए जो फर्स्ट लूप है उसमें एक बैटरी कनेक्ट है, कितने वोल्टेज की, ई वोल्टेज की। यहां तक समझ में आ गया। अब सुनो बेटा ध्यान से समझने का प्रयास करना। हाँ भाई, यहां से करंट जा रहा है, यहीं से जाएगा करंट। मान बेटा ये कौन सा लूप है, फर्स्ट लूप, तो इसमें कितना करंट का फ्लो हो रहा है, I1, ये जा रहा बैटरी के टर्मिनल से करंट I1, ये जा रहा I1 करंट। अब बेटा इधर देखो, यहां से मान लो 50 एम्पियर करंट जा रहा है, ये जा रहा 50 एम्पियर करंट जा रहा है। अब Z2 में फ्लो हो गया 20 एम्पियर करंट, कितना फ्लो हो गया, हाँ Z2 में बताओ कितना करंट फ्लो हो रहा है, I2, मैंने ये लिख दिया I2 करंट। Z2 में 20 एम्पियर करंट फ्लो हो गया, ठीक है। Z3 में फ्लो हो गया मान लो बेटा I3 करंट, कितना करंट फ्लो हो गया, 1 मिनट समझने के लिए। तो मैं तुमसे इस I3 का मान पूछूं तो आप बता सकते हो क्या, वेरी गुड, I1 माइनस है I2। मान लेते हैं जैसे 50 एम्पियर ये करंट आ रहा, 50 एम्पियर ये करंट आ रहा, और 50 एम्पियर में से 20 एम्पियर इधर गया, तो इस पार्ट में कितना करंट गया, 30 एम्पियर गया। कैसे निकाला, 50 माइनस 20। तो तुमको बेटा Z3 में करंट निकालना है तो आराम से निकाल सकते हो, कैसे, I1 माइनस, तो इसलिए मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं बेटा, इधर देखना, हाँ भाई ये लिख दिया मैंने, I1 माइनस I2। आ गई बात समझ में, ये Z3 में फ्लो करंट हो गया। अब इधर ये बताओ इस पार्ट में कितना करंट का फ्लो, I2, ये जा रहा I2 करंट, और थर्ड लूप में कितना करंट गया, I3 गया, ये गया इसमें I3 करंट। तो मैं आपसे यदि ये पार्ट में करंट तो बता सकते हो, एकदम सही है, I2 माइनस I3, क्योंकि I2 का कुछ पार्ट जिसे हमने I3 नाम दिया वो तो इधर गया, और जो शेष पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट है, वो इस ब्रांच में आ गया। समझ में आ रहा है कामन रेस, आ रहा है समझ में, यहां तक क्लियर टॉपिक भैया। से कितना करंट फ्लो हो रहा है, I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है भैया। इसका I2 पार्ट इधर गया, तो इस ब्रांच में, इस शाखा में करंट कितना आ गया, I1 माइनस I2 करंट। तो यहां से I2 करंट जा रहा है, I3 पार्ट इधर गया, तो इसमें कितना, I2 माइनस। यहां तक समझ में आया नहीं आया, और कई सारे न्यूमेरिकल करेंगे तब समझ में आ जाएगा, क्लियर। अब बेटा कितने लूप है यहाँ पे मुझे बताइए, 3 लूप है। अब अपन आराम से किरचॉफ के सेकंड लॉ को लगाते हैं, लगाएं किरचॉफ के सेकंड लॉ को। इधर देखो, सबसे पहले फर्स्ट लूप में लगाएंगे, ये लिख रहे बेटा, फर्स्ट पॉइंट करके ध्यान सुनना, फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप फर्स्ट, फ्रॉम किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप फर्स्ट। प्रथम, ध्यान सुनना बेटा, प्रथम लूप में किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाते हैं। किरचॉफ का कौन सा नियम लगाते हैं, द्वितीय नियम, सेकंड लॉ लगाते हैं। कौन से लूप में, फर्स्ट लूप में लगाएं भाई। पहले ये बताओ लॉ होता क्या है, वेरी गुड, टोटल वोल्टेज कितना होगा भैया, 0 होगा, यही तो होता है। करेंट स्टार्ट, पहले फर्स्ट लूप देखो कहां है, ये रहा फर्स्ट लूप। करंट का फ्लो जानते हो कैसे होता है, हाई वोल्टेज टू, हम जानते हैं विद्युत धारा का प्रवाह हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। करंट का फ्लो हाई वोल्टेज टू, चलो तो करंट का फ्लो देखते हैं कैसे हो रहा है, ऐसे जा रहा है ना करंट, इसका मतलब इस टर्मिनल पर हाई वोल्टेज और इस पर, और करंट ऐसे जा रहा है ना। अब इसमें करंट देखो कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इसका मतलब यहां पर हाई वोल्टेज और यहां पर, समझ में नहीं आ रहा भाई करंट का फ्लो कैसे होता है सर्किट में, ये बताओ आप तो, हाई वोल्टेज टू, तो मैंने करंट का फ्लो कर दिया, ये जा रहा देखो करंट, ऐसे जा रहा है ना ये करंट, तो हाई वोल्टेज टू हाई टू, बताओ यहां तक समझ में आया नहीं आया, आ गया। फर्स्ट लूप में स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट लूप में आप ध्यान से देखो कितने डिवाइस कनेक्ट है, ये फर्स्ट लूप है, 3 कनेक्ट है बेटा। एक ये बैटरी भी जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी हुई फर्स्ट लूप में, Z1 जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ फर्स्ट लूप में, Z2 देखो सॉरी, Z3 जुड़ा हुआ है, नहीं जुड़ा हुआ। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे देखो
करंट का फ्लो कैसे होना चाहिए, हाई वोल्टेज टू, लेकिन ये बैटरी क्या कर रही है, लॉ टू आई, देखो माइनस प्लस लॉ टू, इसका मतलब ये बैटरी, बेटा ध्यान से सुनना, अपने नियम का विरोध कर रही है, कर रही है नहीं कर रही, तो विरोध कर रही है तो आगे यहाँ पे क्या लगा देंगे, माइनस। माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि जो बैटरी है वो अपने लॉ का क्या कर रही है, विरोध। करंट का फ्लो कैसे होता है, हाई वोल्टेज टू, और यहां पर देखो क्या आ रहा है, लॉ टू। आगे बात समझ में, चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई Z1 से बात करो, हाई वोल्टेज टू, सही चल रहा है। हाँ भाई, इसको वोल्टेज बनाओ, कैसे बनाएंगे वोल्टेज, हम जानते हैं ओम का नियम पढ़ा है, V बराबर आई आर, तो I कितना है, I1, Z कितना है, Z1, तो ओम के नियम से लिख दिया I1 Z1, V बराबर आई आर, ये I और ये R। ओम का नियम क्या होता है, V इक्वल टू, तो ये I हो गया और ये R हो गया। आगे बात समझ में, आगे चलो सर्किट में, आगे चले। हाँ भाई, कौन मिला, Z3। करंट का फ्लो हाई वोल्टेज टू, सही है, डायरेक्शन यहाँ पे प्लस लगा दिया। हाँ भाई, इसमें फ्लो करंट कितना है Z3 में, सोच समझ के बोलो, Z3 में प्रवाहित धारा कितनी है, I1 माइनस I2, ये लिख दिया I1 माइनस I2, Z3। सही लिखा है क्या, चेक करो, सही लिखा है, I R, ओम्स लॉ यही तो होता है, V बराबर, तो ये I और ये R। आगे बात समझ में, चलो तो आगे चलते हैं। अब बेटा क्या करते हैं, सबसे पहले ये बताओ, ये E का इधर में ट्रांसफर कर दूं क्या, हाँ भाई, तो यहाँ पे देखना I1 Z1 और देखना I1 Z3, तो इन दोनों में I1 कॉमन आ जाएगा क्या, अरे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, Z1 प्लस Z3, और ये I1 कैसे लिखा है देखना, यहाँ पे पढ़ना क्या लिखा हो, I1 Z1, और यहाँ पे I1 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, Z3 से, तो दोनों में I1 कॉमन आ गया क्या, अब भाई इसके बाद देखो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। I2 का मल्टीप्लाई किससे है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं Z3 I2, और ये E1 का मैंने ट्रांसफर इधर कर दिया। अरुण ये समझ में आ रहा है, जीरो कहां गई, है ना अरुण, मार्कशीट में तो सब हो गई। हाँ भाई, अब बात करते हैं अपन बेटा सेकंड लूप की, किसकी बात करते हैं, सेकंड, तो ये लिखा देखो, फ्रॉम, वही कहानी, किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन लूप सेकंड, कहानी वही चल रही है, किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाना है, कौन से लूप में लगाएंगे, द्वितीय लूप में, सेकंड लूप में। चलो पहुंच जाओ सेकंड लूप पर, कहां है अपना सेकंड लूप, साबियरा पहुंच गए। करंट का फ्लो का ध्यान रखना, बस करंट का फ्लो कैसे हो रहा है, हाई वोल्टेज टू, ये ना डायरेक्शन, हाई वोल्टेज टू, तो करंट चल रहा है, चेक कर लो। अब तुम ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, कितनी इंपीडेंस है, प्रतिबाधा कितनी है, Z2, Z2 में फ्लो करंट कितना है, I2, तो वोल्टेज कितना बन जाएगा, Z2। हाँ भाई, इसके बाद क्या है, Z4, Z4 में फ्लो करंट क्या है, Z4 में प्रवाहित धारा I2 माइनस I3, कंफर्म, डायरेक्शन चेक कर लो, हाई वोल्टेज टू, हाई टू, तो चलो इन दोनों को लिख देते हैं पहले, ये लिख दिया मैंने, सही लिखा है क्या, चेक करना, Z2 I2 प्लस Z4 है क्या, I2 माइनस I3, चेक करो सही लिखा है क्या, Z2 लिख दिया, Z4 में फ्लो करंट लिख दिया, क्लियर यहां तक। फिर आगे चलो सर्किट, और कोई लग रहा है कि सेकंड लूप में, आगे चलो, सेकंड लूप में चल रहे हैं ना, Z3 और लग रहा है सेकंड लूप में, कौन लग रहा है, लेकिन बेटा ध्यान से देखो, करंट का फ्लो हाई वोल्टेज टू हाई टू, जब करंट ऐसे जाना चाहिए, यहां पे क्या आ रहा है देखो, लो टू हाई, उल्टा आ रहा है, इसका मतलब Z3 क्या कर रहा है, विरोध। क्या डायरेक्ट भी देख सकते हो, इसमें करंट देखो इस ब्रांच में कैसे आ रहा है, नीचे, जबकि हमारे नियम के तहत करंट इधर देखो कैसे जाना चाहिए था, देखना ऐसे करंट आ रहा है ना, अरे करंट की डायरेक्शन आपने ये ले रखी है ना, तो ब्रांच में करंट किधर जाना चाहिए था, चेक करो, डायरेक्शन आपने ये ले रखी है, तो Z3 में ऊपर करंट जाना चाहिए था, किधर आ रहा है, नेगेटिव, लगा दें, इधर देखना, सही लगाया है क्या,
यहाँ पे माइनस क्यों लगाया पहले ये बताओ, समझ में आया नहीं आया? आ गई बात समझ में? करंट की डायरेक्शन अपोजिट है और यहाँ पे Z3 लिखा, कितना करंट है याद ही नहीं है आपके? डायग्राम से देखो, I1 माइनस, चेक करो भाई, टोटल 0। यही है क्या तरीका? हाँ, अब इसको सॉल्व करते हैं। पहले मुझे ये बताओ, तुम्हें कहीं पे भी I1 दिख रहा है क्या? इसमें दिख रहा है I1? ये रहा, तो मैं लिख देता हूं मल्टीप्लाई करके, माइनस का Z3 I1। अरे ये Z3 का मल्टीप्लाई I1 से कर दिया ना। अब तुमको कहीं पे भी I2 दिख रहा है क्या? एक जगह नहीं, 3 जगह दिख रहा होगा, ध्यान से देखोगे तो। देखो Z2 I2, ये देखो Z4 I2, ध्यान सुनना, नेगेटिव और नेगेटिव क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। Z3 I2, तो यदि मैं I2 बेटा कॉमन ले लेता हूं, क्या आएगा? Z2 प्लस Z3 प्लस Z4। तो एक ही बात है यार, पहले Z4 लिख ले। हाँ, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? I2। बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्लियर? अब एक बात और चेक करो, कहीं पे I3 है क्या? बिल्कुल ये रहा, देखना, प्लस माइनस क्या आएगा बोलना? Z4 I3 इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर क्या दे दिया अपन ने? सेकंड। बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? इतना क्लियर? अब आगे चलते हैं, थर्ड लूप की बात करते हैं। फ्रॉम, वही कहानी डिटो, वही किरचॉफ का वोल्टेज लॉ लगाना है, लेकिन इस बार कौन से लूप में लगाएंगे? बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं ये कह रहा हूं, यदि जब अपना ये जितनी भी थ्योरम कंप्लीट होंगी, एक एक सर्किट को तुम लाइन लगा के सॉल्व कर सकते हो, चाहे कितना भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट हो, लेकिन डिपेंड करता है कि कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करो, जो कॉन्सेप्ट चल रहा है अपना। अब थर्ड लूप में पहुंच गए, ये रहा। करंट का फ्लो कैसे होता है? हाई वोल्टेज टू, चलो फ्लो करते हैं, ऐसे जा रहा है ना करंट, देखो डायरेक्शन आपने ये ले रखी है ना, हाई वोल्टेज टू, और कोई है सर्किट में? लेकिन Z4 को देखो, करंट ऐसे जाना चाहिए था, और इसमें करंट कैसे जा रहा है? नहीं आई बात समझ में? अर्थात करंट का हम फ्लो करेंगे तो हाई टू लॉ, लॉ टू, तो आगे क्या आएगा? माइनस। यहां पे वोल्टेज बनाओ पहले तो। Z5 में फ्लो करंट कितना है? Z5 में फ्लो करंट कितना है? Z5 में फ्लो करंट I3। माइनस क्यों लगाया समझ में आ गया? क्योंकि Z4 में जो फ्लो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में है, I2 माइनस, और टोटल, और कोई है ही नहीं थर्ड लूप में। अब इसमें I1 है क्या कहीं पे? नहीं है, तो हम लिख देते हैं 0 I1। I1 है ही नहीं। अरे जीरो से जो टकराता है भाई, जीरो का मल्टीप्लाई I1 से करेंगे, जीरो आएगा ना, तो लिख सकते हैं 0 I1। हाँ भाई, इसके बाद I2 देखो कहीं पे है क्या? बिल्कुल है, माइनस का Z4 I2। I3 है क्या? ये रहा I3, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, बेटा क्या आएगा बोलना? Z4 प्लस Z5 I3 इक्वल टू, ये इक्वेशन नंबर कितने दे दी तुम्हारे? एक बात समझ में आया? जितने लूप होंगे उतनी इक्वेशन बनेंगी। अरे जितने लूप होंगे उतनी ही इक्वेशन बनेंगी, उतनी ही समीकरण बनेंगी। अब मुझे एक बात बताओ भाई ज्ञानियों, ध्यान सुनना, तुम 11 12 पढ़ के आए हो, मान लो ये आपको दो इक्वेशन दी हुई है, और मैं आपसे बोलता हूं इन इक्वेशन को क्रेमर लॉ से, कौन से लॉ से? मैथमेटिशियन क्रेमर का नाम सुना है बेटा? क्रेमर लॉ से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखो, लिख सकते हो? क्रेमर के नियम से मैट्रिक्स रूप में लिखो, लिख सकते हो? 11वीं 12वीं में पढ़ा है कैसे लिखते हैं, इधर देखो। सबसे पहले ये बताओ, यहाँ पे ये क्या लिख रहा है? तो x का गुणांक क्या है? x का कोफिशिएंट a। यहाँ पे क्या लिख रहा है? y का गुणांक क्या है? y का कोफिशिएंट b। यहाँ पे देखो क्या लिख रहा है? तो x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे क्या लिख रहा है? y का कोफिशिएंट क्या है? d। किसके कोफिशिएंट लिखे हैं आपने? x और
इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिख रहा है P और यहाँ पे क्या लिख रहा है, तो बताओ ये पढ़ा है नहीं पढ़ा आपने, पढ़ा है ना। तो ये मैथमेटिशियन क्रेमर ने दिया था, किसने बताया था, तो इसीलिए इसको क्रेमर लॉ बोलते हैं। कौन सा लॉ बोलते हैं, कि इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। इक्वेशन को किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो मैट्रिक्स है जब उसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो उसे हम डिटरमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो डिटरमिनेंट क्या होता है, द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। अरे मैट्रिक्स का जो मान होता है वही तो डिटरमिनेंट होता है। सारणिक, नाम सुना है सारणिक, क्या होता है सारणिक, ऐसे खंबे खड़े रहते हैं सारणिक में, यही तो सारणिक होता है। ध्यान रख लेना, कई बार वो ज्ञानी ऐसे लिख देता है वो भी सारणिक ही होता है। आगे बात समझ में, सारणिक का नोटेशन ऐसे भी होता है। मैट्रिक्स तुम ऐसे डिजाइन करते हो, ये डिजाइन करते हो, कई बार टीचर मैट्रिक्स को ऐसे लिख देता है, ये भी मैट्रिक्स होता है, घबराना मत। आगे बात समझ, कई टीचर मैट्रिक्स नोटेशन इस प्रकार देते हैं 2 3 1 4, बिल्कुल ये भी मैट्रिक्स नोटेशन है, ठीक है। और ऐसे भी दे देते हैं, तो ये भी सही है, ये मैट्रिक्स नोटेशन। ये पढ़ाएंगे तुमको जब मैथमेटिकल फिजिक्स पढ़ाएंगे वहां पे। लेकिन मैथमेटिकल फिजिक्स में ये केवल ऑनर्स वालों के सिलेबस में मैट्रिक्स, फास्ट कोर्स वालों के में नहीं है। हाँ भाई, मैट्रिक्स वाला टॉपिक मैथमेटिकल में। यहां तक समझ में आया, तो मुझे ये बताइए अपन ने क्या किया। हमने यहाँ पे बेटा एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट माना और उसमें लूप डिफाइन किए और लूप में केवीएल लॉ लगाया, लगा दिया। अब क्या करेंगे, अब अपन बेटा ये तीन इक्वेशन है, तीनों को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। कौन सी फॉर्म में, किस लॉ का यूज करते हुए, क्रेमर लॉ का। तो लिखना स्टार्ट करो, चलो पहले डायग्राम बनाया नहीं बनाया अभी, तो केवल डायग्राम बनाएंगे अभी, फिर थ्योरी लिखेंगे। समझ में तो आ रहा है ना। और दो चार न्यूमेरिकल में जब अप्लाई करेंगे ना, अल्टीमेट समझ में आएगा जब इसके एप्लीकेशन पढ़ेंगे। एग्जाम में कई बार आता है लूप विश्लेषण की प्रमेय क्या है, इसका गणितीय सत्यापन करो। डिफाइन लूप एनालिसिस थ्योरम एंड प्रूव दैट इट्स मैथमेटिकल एनालिसिस। लिख दिया, केवल डायग्राम बनाना था, बना लिया, लिखो तो। देखो बीएससी और में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अंतर होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना। बीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम मतलब एकेडमिक सेक्शन और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कैसे, बीएससी में यदि तुम्हें शानदार नंबर लाने हैं तो इसका सबसे अच्छा मेथड है बेटा, जितनी अच्छे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन होगी उतनी अच्छी थ्योरी होनी चाहिए। समझ में आ गया। बीएससी में यदि आपको टॉप परसेंटेज मेंटेन करने हैं तो स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन प्लस थ्योरी दोनों ही चाहिए अपन को। ये नहीं है हाँ भाई जोड़ बाकी गुणा भाग करके आगे, 3 नंबर की कैलकुलेशन आई और आप जोड़ बाकी गुणा भाग करके आगे, तो आपको फिर उतने अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे। थ्योरी उतनी अच्छी लिखनी होगी, ठीक है। अब इस सर्किट को लिखते हैं, लिखना स्टार्ट करो। अब जो सर्किट बन रहा है इसको अपनी लैंग्वेज में लिख दें। देखो, लूप एनालिसिस थ्योरम को एक्सप्लेन करने के लिए, लूप विश्लेषण की प्रमेय को समझाने के लिए एक कॉम्प्लिकेटेड सर्किट की इमेज करते हैं। लूप विश्लेषण की प्रमेय को समझाने के लिए एक जटिल परिपथ की कल्पना करते हैं।
लूप विश्लेषण की प्रमेय को समझाने के लिए एक जटिल परिपथ की कल्पना करते हैं। माना यह कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क Z1, Z2, Z3, Z4 एंड Z5 इंपीडेंस से डिजाइन है। माना यह जटिल परिपथ Z1, लगाओ Z2, Z3, Z4 और Z5 प्रतिबाधाओं से निर्मित है। प्रतिबाधाओं से निर्मित है। देखो, इस जटिल जाल के प्रथम लूप में, इस कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के फर्स्ट लूप में एक वोल्टेज सोर्स कैपिटल ई कनेक्ट है। इस जटिल जाल के प्रथम लूप में एक वोल्टता स्रोत कैपिटल ई संयोजित है। इस जटिल जाल के प्रथम लूप में कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क के फर्स्ट लूप में वोल्टेज सोर्स ई कनेक्ट है। लिख दिया। जिसके कारण आप बताएंगे फर्स्ट लूप में फ्लो करंट कितना है। देखो, जिसके कारण प्रथम लूप में प्रवाहित धारा I1 है। फ्लो करंट इन फर्स्ट लूप इज I1। जिसके कारण प्रथम लूप में प्रवाहित धारा I1 है, कॉमा लगाओ। द्वितीय लूप में प्रवाहित धारा I2 है। फ्लो करंट इन सेकंड लूप। द्वितीय लूप में प्रवाहित धारा I2 है तथा तृतीय लूप में प्रवाहित धारा I3 है। लिख दिया। लिखो, अब हम लूप विश्लेषण का गणितीय लिखो बेटा, अब हम लूप विश्लेषण का गणितीय रूप परिभाषित करने के लिए अब हम लूप एनालिसिस का मैथमेटिकल फॉर्म डिफाइन करने के लिए करंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब हम लूप विश्लेषण का गणितीय रूप परिभाषित करने के लिए विद्युत धाराओं के मान की गणना करते हैं। विद्युत धाराओं के मान की गणना करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। विद्युत धाराओं के मान की गणना करते हैं। ये तुमको क्या लिखा है, मैंने एक बार सुन लो। मैंने आपसे ये बोला है एक सर्किट है, अपन ने ये तो लिखा है एक सर्किट है और वो किससे बना हुआ है, Z1, Z2, Z3, Z4 इंपीडेंस से डिजाइन है। इसके बाद इसमें एक बैटरी प्रेजेंट है जिसका वोल्टेज कितना है, ई वोल्टेज है और उसके कारण करंट का फ्लो हो रहा है। तो फर्स्ट लूप में फ्लो करंट I1 है, सेकंड में I2 और थर्ड में। अब यदि आपको इसका मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म को डिफाइन करना है, तो आपको I1, I2, I3 क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं। तो यही लिखा है अपन ने। गणितीय रूप परिभाषित करने के लिए क्या करते हैं, विद्युत धाराओं के मान की गणना। और स्टार्ट हो जाइए। और ये लिखो, इसके बाद फिर कल स्टडी करेंगे। लेकिन यहां तक पढ़ के आना है कल, तभी समझ में आएगा। मैं डायरेक्ट इक्वेशन पे आऊंगा कल। यहां तक पढ़ के आना है अपन को। करो नोट।